तो हेलो मेरे क्लास 9th के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। और अब आप लोग का एग्ज़ाम तो बहुत ही नज़दीक है। तो 29 जनवरी का जो एग्ज़ाम है आपका सेकंड शिफ्ट में, यानी कि मैथ का, ठीक है। तो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए इस वीडियो में। और ये वीडियो नंबर आपका 3 होगा, ठीक है। 2 वीडियो आपको मैथ का पहले मिला हुआ है, ये आपका वीडियो नंबर 3 है। और इस तरह से आपको 10 वीडियो मिलेगा दोस्तों। कम से कम 3 वीडियो आप तीसरा जो रिकॉर्ड हो रहा है सो, और आपको 7-8 वीडियो और मिलेगा अगर आप इसको पूरा डिटेल में कर लेते हैं। और प्लेलिस्ट तो बना हुआ है, अगर आप डिटेल में कर लेते हैं इसको तो आपको कोई भी समस्या एग्जाम में होने नहीं देंगे हम। और कम से कम आपका 40 तो आराम से आएगा, ठीक है। 40 में से कम आप कितना भी गलत करेंगे 38 तक ला ही सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और इसमें हम लोग पूरा 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे मैथ का, और पूरे सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो का आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सवाल है बच्चों। तो देखिए, पहला सवाल जो दे रखा है वो बोला है पाई क्या है। पाई क्या है, ठीक है। तो पाई जो है ना, पाई का मान अगर आप लिखिएगा तो पाई का मान 22/7 का, जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 बार 1 4 ऐसे करके रिपीट होने लगता है। तो जब भी रिपीट होगा तो उसको आप कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वहीं अगर बात करें पाई का मान 22/7 जो होता है वो कैसा संख्या है, तो वो आपका एक परिमेय है। और पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जो एक पूर्ण रूप में होता है, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, जो जो आधा नहीं होगा बल्कि पूर्ण होगा, तो उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आप सबके सामने है। सेकंड क्वेश्चन आप सबके सामने कि 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। 36/100 का जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार है। तो देखिए 36 बट्टे हम लोग को कितना दिया, 100 दिया दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको 2 ट्रिक से बना सकते हैं। एक तो आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड किए 36 आपका यहाँ होगा और 100 से लगा दिए डिवाइड, पहले 0 बैठा दिए पॉइंट और फिर एक 0। तो 100 तिया यहाँ हो जाएगा 300, ठीक है। बचेगा 60, फिर एक 0 और बैठेगा, 100 चौक 600। तो कुल मिला के यहाँ पर अब कट गया, ठीक है। कटने के बाद यहाँ रिपीट तो बार बार नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये कटने के बाद अगर फाइनली मतलब पॉइंट के बाद या कहीं भी जाकर कट जाएगा तो उसको हम लोग शांत प्रसार बोलेंगे। और अगर नहीं कटेगा, रिपीट होने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अशांत प्रसार। और यहाँ पर जो दे रखा है 36/100, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो अंश और हर है, हर तो यहाँ पर आपका 100 है, ठीक है। हर जो है वो 100 है। तो 100 को आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए 100 का, और 2 का पावर मतलब 2 का पावर n और 5 के पावर n अगर इसके रूप में अगर रह गया तो फिर उसको भी आप कह सकते हैं कि ये शांत प्रसार है। तो कुल मिलाकर 36/100 का दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 5 + √5 और 5 - √5। तो आपको नहीं लग रहा है कि a + b और a - b, आप मान के चलिए 5 को मान लीजिए a और यहाँ पर √5 को मान लीजिए b, ठीक है। अब बीच में प्लस लगा दीजिए, फिर यहाँ 5 को मान लीजिए आप a और इसको मान लीजिए b, बीच में माइनस, तो a + b और a - b के रूप में बन गया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a² - का b², ठीक है। a² - का b²। आप यहाँ देखिए a के पास 5 है, 5 का स्क्वायर लगाएंगे और माइनस हो जाएगा √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आ गया 25 और माइनस √5 का स्क्वायर होता है √25, ठीक है। √25 हो जाएगा और √25 को जब तोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ देखिए 25 और जो 25 को तोड़े तो 5 आए, 25 में से 5 गया यानी कि 20 बच जाएगा। यही 20 आपका आंसर रहेगा, 20 यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन बोला गया है कि 2 का पावर 2/3 है और गुना 2 का पावर 1/3 है। तो आप देखिए पावर और बेस का फॉर्मूला से आएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस जो है, मतलब कि इसका एक बार लिख लेते हैं, 2 का पावर 2/3 है और गुना है 2 का पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे बेस जो है, बेस दोनों का बराबर है और पावर दोनों अलग है, ठीक है। बेस दोनों बराबर है, पावर अलग है और बीच में गुना का साइन है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि पावर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो बेस का तो बेस लिख देंगे और ये 2/3 आ जाएगा और पावर फिर यहाँ पे 1/3 होगा। इसका हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे भिन्न का जोड़। तो 2 और 3 का लसा लेंगे 3 और फिर 3 एकम 3, 2 एकम 2 और प्लस 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 1 एकम 1, यानी कि 2 का पावर 3/3 हो जाएगा। 2 का पावर हो जाएगा 3/3, 3/3 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 का पावर 1 2, यानी कि सी नंबर। 4 का हो गया सी नंबर। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि पावर, ठीक है, अगर मतलब बेस रहेगा एक जैसा और बीच में रहा गुना, और बेस रहा एक जैसा पावर रहा और बीच में गुना रहा, तो पावर तो यहाँ पर प्लस होता है। लेकिन अगर यही क्या होता कि बीच में भागा होता तो पावर यहाँ पर माइनस हो जाता है। ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में जो बहुपद है उसको देखना है, ठीक है। एक चर में बहुपद, यानी कि पहले तो आप जान लीजिए चर क्या होता है। तो चर होता है एक्स वाई जेड ऐसे करके ABCD जो भी होगा। अब बाकी अगर अचर का बात किया जाए तो अचर कौन होता है, 1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 2 हो गया, जो भी डिजिट होता है उसको अचर कहते हैं। तो पहले तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि बहुपद किसको कहते हैं।
तो बहुपद होने के लिए चर जो होता है उसको एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, और चर को रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे रूट एक्स नहीं होना चाहिए, और यहाँ तक कि चर को बट्टे में भी नहीं होना चाहिए, और चर जो आपका है यानी कि जैसे जैसे बोल दे 10 का पावर माइनस का 5 यानी घात को माइनस में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, घात जो होगा माइनस में भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो क्या हो सकता है, बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला एक चर में बहुपद, तो आप देखिए सबसे पहला बात कि रूट 3 है, ठीक है, रूट 3 है तो ये बहुपद होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी बट्टे में ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए एक्स का पावर 10 है, वाई का पावर 3 है, टी का पावर 2, ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि क्या होगा इसका आंसर सटीक। उसके बाद अगला है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ x नाम का चर है, और यहाँ पर x है, y है और t है, यानी 3 चर है। इसका मतलब ये 3 चर में बहुपद है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया क्या कि एक चर में बहुपद है, तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर जो होगा ए वाला होगा। कि देखिए दोनों जगह एक्स एक्स दे रखा है, और यहाँ एक्स वाई टी यानी कि 3 चर में बहुपद दिया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन में दे दे कि कौन सा 2 चर में बहुपद है, कौन सा 3 चर में बहुपद है। तो अगर 3 चर अचानक मिला और बहुपद मिल गया तो हम लोग बोल देंगे 3 चर में बहुपद ये होगा। लेकिन यहाँ बोला एक चर में बहुपद, इसलिए ए नंबर सही होगा। अब आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन बोला है 2 + x² प्लस एक्स में एक्स का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो बोला है 2 + x² और प्लस एक्स। इसमें हमको मांगना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर के आगे किस चीज़ से गुना हुआ, एक से, ठीक है, एक से गुना हुआ, क्योंकि एक तो छुपा रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एक होगा। अगर यही आपको पूछता कि एक्स का गुणांक क्या है, तो यहाँ भी होता है एक, ठीक है, एक्स का गुणांक, क्योंकि कई बार एक्स स्क्वायर का गुणांक भी पूछता है और कई बार एक्स का भी गुणांक पूछता है। वाले 7वां क्वेश्चन बोला गया x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान क्या होगा। यानी कि x आपको दे रखा है 0, ठीक है, और इसी के मान को बैठाना है। तो समीकरण मेरा है 5x और माइनस का 4x² और प्लस का 3 है। अब देखिए x बराबर जहाँ जहाँ होगा उसको 0 बैठाना है, तो 5 हो गया गुना 0 बैठाएंगे, माइनस 4 गुना 0 का होल स्क्वायर होगा और प्लस का 3 होगा। ये मान आपका 0 होगा, ये भी मान आपका 0 होगा, प्लस 3 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है कौन सा हो जाएगा, बी, 3 हो जाएगा। एक्स का मान 0 रख के बनाना था। आगे 8वां नंबर बोला गया क्या x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड है। तो देखते हैं, देखिए बोला गया x+1, तो हम लोग x+1 बराबर 0 मान लेंगे, और x बराबर यहाँ प्लस का 1 जाएगा, इधर माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ x है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग को -1 बैठाना है, और -1 बैठा के हम लोग देखते हैं कि बराबर 0 आता है या नहीं। अगर बराबर 0 आ गया तो कहेंगे कि गुणनखंड है, और अगर बराबर नहीं आएगा तो बोल देंगे गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को क्या बैठाना है, x बराबर -1 का मान बैठाना है। अब आप देखिए समीकरण क्या दे रखा है, x³ प्लस का x² प्लस का x और प्लस का 1 दे रखा है। अब x बराबर -1 बैठाना है, तो यहाँ -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और प्लस फिर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1। ये आपका माइनस बनेगा, और ये है जो है आपका प्लस बनेगा 1, और यहाँ -1 बनेगा, और यहाँ पर बनेगा +1। -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, यानी कि पूरा पूरी 0 आ गया। समीकरण के दोनों पक्ष में 0 आ गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे x+1 जो है इस बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड है। इसका मतलब इसका आंसर होगा यस, यानी हाँ। अब 9वां नंबर है, बोला है कि यदि x+y+z बराबर 0 हो तो x³ और +y³ और +z³ का मान क्या होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे इस चैप्टर में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि x का क्यूब, ठीक है, x का क्यूब और प्लस y का क्यूब और प्लस z का क्यूब, और माइनस होता है 3xyz, -3xyz होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला जो आपका बनेगा x + y + z बन जाएगा, और यहाँ होगा फिर x² होता है, फिर होता है y², और फिर होता है z², फिर होता है माइनस का xy और माइनस का yz, और फिर होता है माइनस का yz, ठीक है, yz और xy और yz और xz होता है, एक तो xz होता है। अब देखिए x + y + z बराबर हम लोग को दे रखा है 0, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं x + y + z का क्यूब, ठीक है, z का क्यूब लग गया, और ये फॉर्मूला जो होगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब और माइनस 3xyz, और बराबर का आ जाएगा 0, आपका 0 दे रखा है, x³ + y³ + z³ बराबर -3xyz बराबर 0 दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 0 जो दे, एक सेकेंड, इसको 0 जो दे रखा है, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि x का क्यूब और प्लस y का क्यूब और प्लस z का क्यूब और माइनस 3xyz और बराबर का दे रखा है 0, ठीक है। और यहाँ हम लोग कुल मिला के बैठा देंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब
प्लस जेड का क्यूब, और ये माइनस 3xyz जो है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3xyz, यानी कि कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 3xyz, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 9 का बी नंबर। आगे 10वां क्वेश्चन है कि -2x प्लस 3y प्लस 6 एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जीरो में बराबर जीरो व्यक्त करने पर ए बी सी का मान क्या होगा। देखिए होता है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, तो इस रूप में इसको ढालना है। अब देखिए यहाँ पर तो -2x दे दिया इसके रूप में, -2x, फिर यहाँ दे दिया प्लस का 3y, ये भी इस रूप में है, लेकिन यहाँ +6 जो मतलब ये +6 जो बराबर के रूप में, लेकिन हमको यहाँ लाना है, तो +6 जो बराबर के इधर आएगा तो -6 होगा, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा -2, बी का मान क्या हो जाएगा 3, और सी का मान क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ से देखना है कौन सा ऑप्शन से, ए का मान बोला है -2, बी का बोला है 3 और सी का बोला है 6, बी का बोला है 3 और सी का बोला है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए का -3 -2 आया था, बी का 3 और सी का -6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला है 11 नंबर पे कि y बराबर जो है वो 3x, y बराबर दे रखा है बच्चे 3x प्लस 5, और बोला है इसका कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए अगर हम लोग x का मान कुछ लेते हैं तो y का मान अलग आएगा, हर बार अलग आएगा। मान के चलिए 3 और x का मान 0 ले लिए और यहाँ 5 हुआ, तो कुल मिला के इसका 5 मान आ गया। अगर हम लोग इसका ले लेंगे 1 तो 3 गुना 1 और प्लस का 5 यानी कि 8 आ जाएगा। यानी कि जितना भी बार हम लोग x का मान लेंगे y का मान क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। जब जब x का मान हम लोग अलग लेंगे y का मान अलग आएगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि इसके जितने भी मान लेंगे हर बार क्या होगा, अलग अलग आएगा, इसलिए बोल सकते हैं कि जो भी मान बैठाएंगे उसका अलग अलग आएगा, इसलिए बोल देंगे कि इसका अनेक हल होगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, बोला x प्लस वाई बराबर 4 का हल कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 4। अब देखिए एक समीकरण दिया है x प्लस वाई और बराबर 4, तो हम लोग को एक मान बैठाना है, ठीक है। मान बैठा के देख लेना कि दोनों साइड बराबर होता है कि नहीं LHS और RHS में। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन x का मान दिया 1 तो यहाँ 1 बैठाएंगे, और प्लस y बोला 3 तो y बैठाएंगे 3 और बराबर 4, तो ये तो कंडीशन को पूरा फुलफिल कर चुका है और यही ऑप्शन होगा भी, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही जो है। आगे एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो देखिए एक्स अक्ष का अगर बात किया जाए, ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण का बात किया जाए तो एक्स अक्ष का जब भी निकालेंगे y बराबर क्या आ जाएगा 0, और कभी भी y अक्ष का निकालेंगे y अक्ष का तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, एक्स अक्ष का पूछा ना, तो y बराबर 0, यानी 13 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 14वां नंबर देखेंगे, बोला निर्देशांक -2,4 का भुज क्या होता है, -2, भुज। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे कार्तीय तल, ठीक है, कार्तीय तल देखेंगे, यहाँ x अक्ष होता है, वहाँ y अक्ष होता है, और नीचे भी इधर x डैश होता है और यहाँ y डैश होता है। तो आपका ये जो है, ठीक है, ये जो होगा प्लस में होगा, इधर भी प्लस होता है, ऊपर इसमें माइनस होता है और नीचे वाले में भी माइनस होता है। तो यहाँ भुज बोला है दोस्तों, ठीक है, -2,4 का भुज बोला है। तो भुज जो होता है वो x अक्ष का होता है, और बात किया जाए कोटि का, बात किया जाए, कभी कोटि भी पूछ देगा आपको, तो कोटि जो होगा y अक्ष का होगा। तो यहाँ पे भुज क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, 14 का नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भुज। भुज कभी भी देगा समझ लीजिए आप x अक्ष का है, जैसे -2 और 4 दिया है, तो पहला वाला हमेशा x का होता है, दूसरा वाला क्या होता है y अक्ष का। तो x अक्ष में जो होता है उसको भुज ही तो कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष में जो होता है उसको कोटि कहते हैं। तो कोटि का अगर पूछ रहा है यहाँ तो क्या होता है, 4 होता है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है आकृति 3,-1, आकृति में 3,-1 का निर्देशांक कौन सा बिंदु है जो प्रदर्शित करता है कौन सा बिंदु है जो प्रदर्शित करता है यहाँ पे, ठीक है, 3,-1। तो 3 हम लोग को देखिए 3,-1 दिया है, तो पहला हम लोग x में लेते हैं, दूसरा y में लेते हैं, और 3 दे रखा है x में लेंगे, तो x में 3 आपका यहाँ दे रखा है और y में दे रखा है -1, ठीक है, -1 दे रखा है यहाँ पे। तो ये किसको निकाला है, ये बी बिंदु को निकाला है। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है थोड़ा सा क्वेश्चन में, क्योंकि निर्देशांक बिंदु नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे उसको। तो ये बी होगा, ठीक है, यानी कि आंसर आपका क्या होगा, बी। आगे हम लोग 16 नंबर देखेंगे, बोला गया है एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक अगर कोई बिंदु देगा तो उससे बहुत सारा रेखा खींचा जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनंत, उसको बोलेंगे अनंत। आगे क्वेश्चन है 54 डिग्री का संपूरक कोण का मान लिखिए। 54 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, देखिए संपूरक जो होता है उसको बोलते हैं 180 डिग्री, संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री।
तो 54 बोला है, इसका मतलब क्या करेंगे 180 में से 54 हम लोग हटा देंगे, ठीक है। 154 में से 80 घटाएंगे, आ जाएगा कितना 126 डिग्री। 126 डिग्री यहाँ पर आंसर सही होगा। और अगर यहाँ पर पूछता पूरक, ठीक है, अगर पूरक पूछता तो पूरक बराबर 90 डिग्री होता। और जब भी पूरक पूछेगा समझ लिया आप 90 में उसको माइनस करिएगा, ठीक है, 90 में से माइनस करिएगा। जैसे 10 में 4 तो 6 और यहाँ बचा 8 होगा, तो यानी 36 डिग्री इसका क्या होता है पूरक होता। और संपूरक का बात किया जाए तो 126 डिग्री हो गया। आगे 18वां क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिलेंगे। 18वां क्वेश्चन जो कहा गया बच्चे, उसमें कहा गया है कि ये यदि एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक हो तो कोण का माप क्या होगा। यदि एक कोण, ठीक है, अपने पूरक के आधे से, पूरक मतलब कितना होता है 90 होता है, और कोण से आधे से 30 अधिक हो तो कोण का माप क्या होगा। तो फिलहाल हम लोग देखिए कोई कोण नहीं दिया तो हम लोग कोण मान लेंगे कि माना कि पहली कोण x बराबर मान लेंगे। पहला कोण x है, पहला कोण x है और दूसरा कोण क्या है y है, ठीक है। पहला कोण x दूसरा कोण y। तो अगर हम लोग एक कोण अगर x माने, ठीक है, एक कोण x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस x होगा, क्योंकि 90 में से ही तो एक x हटाएंगे ना। तो अगर हम लोग निकाले y तो y बराबर आ जाएगा 90 माइनस एक्स, जो दूसरा कोण होगा। पहला कोण हो जाएगा आपका कोण x और दूसरा हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे 90 माइनस एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बोला गया है कि पहला जो कोण है वो अपने पूरक से, यानी कि 90 माइनस एक्स के आधे से, 90 माइनस एक्स के आधे से 30 क्या है अधिक है। 90 माइनस एक्स के s से 30 जो है आपका अधिक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ भिन्न का जोड़ निकालने वाले हैं। ये हो जाएगा x, 2 और 1 का लसा निकालेंगे हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स, और फिर ऊपर जाएगा कितना, तो 1 दूना 2 हुआ तो 30 दूना 60 हो जाएगा। थोड़ा सा समस्या यहाँ हो रहा है बोर्ड को लेके, ठीक है, लेकिन जल्द ही आपको बहुत अच्छे से वीडियो मिलेंगे जो आपको पेन टैब में आपको मिलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा रिसोर्स का कमी है, लेकिन दोस्तों वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि बढ़िया बढ़िया रिसोर्स आपको लाकर अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करके देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो इस स्लाइड को हमको मिटाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना क्या लिख रखे हैं, x बराबर 90 माइनस एक्स बटे 2 और प्लस का 60, ठीक है। इसको इस स्लाइड को याद रखना है। क्या लिखा गया था, x बराबर था 90 माइनस का x था और प्लस 60 था, और बट्टे का कितना था 2 था। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और बराबर 90 माइनस एक्स प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर से स्लाइड को का प्रॉब्लम हो, अब देख लीजिए यहाँ से 90 और 60 कितना हुआ 150 हुआ, और ये x माइनस का इधर जाएगा कितना होगा प्लस में हो जाएगा, यानी 2x और 1x कितना बना 3x, और 3x बराबर हो गया हम लोग का कितना 150 हो गया, 150 हो गया 3x बराबर। x बराबर निकालेंगे तो 150 और बट्टे का 3 होगा, यानी कि 50 डिग्री, ठीक है। 50 डिग्री आ जाएगा, x बराबर आ गया 50 डिग्री, वही आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब हम लोग 19वां को नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया आकृति में ए ओ बी एक रेखा है। देखिए ए ओ बी एक सरल रेखा है, और आपको पता होगा सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का। तो ए ओ बी एक सरल रेखा है और एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए क्या क्या दिया है इसको, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनते हैं, यानी कि 2 कोण बना है एक और ये वाला। तो हम लोग कैसे निकालेंगे 5x और प्लस का हो जाएगा 4x, 5x प्लस 4x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, और 5 4 9x बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और x निकालेंगे तो 180 बट्टे का कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9 दूना 18 यानी 20 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चे, x का मान आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 20वां क्वेश्चन। अब जो आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है वो बोला यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी आर बराबर पी क्यू हो तो क्या होगा। तो फिलहाल एक त्रिभुज बना कर देखते हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी और सी, और ये हो जाएगा पी क्यू आर। अब बोला आपको ए बी बराबर क्यू आर दिया है, ठीक है, ए बी बराबर जो है क्यू आर दिया है, और उसके बाद बी सी बराबर दे रखा है पी आर, बी सी बराबर दे रखा है पी आर। उसके बाद बोला सी आर, ठीक है, सी आर बराबर दे रखा है आपको, कहाँ गया सी आर दे दिया ना, सी आर नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, सी आर नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर कुछ अलग होगा। इसको ऐसे देख लेते हैं। देखिए ए बी बराबर दिया क्यू आर, ठीक है, ए बी के जस्ट क्यू आर दे रखा है, और उसके बाद बी सी का पी आर दे रखा है। अब देखिए हम मिला कर देखते हैं, तो ए बी और क्यू आर, ठीक है, पीछे से मिलाया गया। देखिए आप ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से, ए बी यहाँ दिया है और क्यू आर इधर से दिया है, फिर आपका बी सी दिया है, बी सी इसको मिलाया और पी आर दिया है। इस बार क्या देना चाहिए था, ए सी पी क्यू दिया है ना, पी क्यू दिया यहाँ पे, पी क्यू इधर वाला दिया साइड वाला, तो यहाँ पर सी ए देना चाहिए था, यानी कि सी आर के जगह पर क्या होना चाहिए था, सी ए होना चाहिए था। सी ए बराबर पी क्यू हो तो क्या होगा, तो दोनों जब 3 भुजाएं आपस में बराबर है, तो 3 जो भुजाएं बराबर, इसके चलते दोनों त्रिभुज क्या होगा आपस में सर्वांगसम होगा,
ये साइन जो है सर्वांगसम का होता है, जबकि ये समरूप का होता है। तो दो त्रिभुज क्या आपस में सर्वांगसम है, और ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा है आपस में बराबर दिखाया जा रहा है। आगे 21वां क्वेश्चन है, बोला गया कि ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर 45 डिग्री हो, तब सी बराबर क्या हो जाएगा। तब सी बराबर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, सी बराबर जो है वो क्या होगा। तो देखते हैं इसको। बोला गया है कि ए बी सी, ठीक है, बोला है ए बी सी यानी कि ए बी और सी, और बोल रखा है कि कोण बी बराबर कितना है, तो 45 डिग्री बोला है कोण बी, ठीक है। और कोण सी बराबर ए बी बराबर ए सी दे रखा है। देखिए दो भुजा आपस में क्या दिया, बराबर दिया है। जब दो भुजा आपस में बराबर दिया तो इसके संगत कोण में क्या होंगे, यानी सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर भुजा जो होते हैं उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ए बी बराबर का हमको क्या दे दिया है, ए सी दे दिया है, और ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है, ए बी का सम्मुख कोण आपका कौन सा है, बी, ठीक है, बी, और ए सी का सम्मुख कोण क्या है, सी है बराबर। तो जब जब कोण बी आपका 45 डिग्री है, जब कोण बी 45 डिग्री दिया तो कोण सी भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी अगर 45 है तो कोण सी भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। आगे हम लोग 22वां क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया एक त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में ए बी बराबर एफ डी और कोण ए बराबर कोण डी दे रखा है, तो दोनों त्रिभुज एस से एस के अभिगृह से समांसम होंगे, देखना है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दो त्रिभुज दिया हम लोग को, एक त्रिभुज दे दिया ए बी सी और दूसरा दे दिया हम लोग को डी एफ दे रखा है। और देखिए क्या बोला है, ए बी बराबर का हमको दे दिया एफ डी, ए बी बराबर एफ डी दे रखा है, और कोण ए के बराबर दे रखा है कोण डी, ठीक है। और साइड आपको लगाना है, यानी एक साइड दे दिया, एक एंगल दे दिया है, तो हम लोग को एक साइड खोजना है बच्चे, ठीक है। अब देखिए ए बी के जस्ट बराबर कौन दिया, एक सेकंड इसका हम लोग कलर चेंज करेंगे। बोला ए बी, ठीक है, ए बी के जस्ट हम लोग को कौन दे दिया, एफ डी दे दिया, इधर वाला दे दिया, ठीक है, इधर बराबर दिया है, और कोण ए के बराबर दे रखा है कोण डी, ठीक है। तो कौन सा भुजा होगा, साइड लग गया, एंगल लग गया, यहाँ साइड लगता, लेकिन ए सी तो पहले ही ए सी के जैसा डी एफ देता तब ना लेता, लेकिन यहाँ दिया है डी एफ किसका, तो डी एफ दिया ए बी का। तो एक चीज़ उपाय है, बी सी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए साइड, इसको हाँ ऐसे बोल सकते हैं। देखिए ए सी के बी सी के बराबर हम लोग ई एफ ले लेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड लग जाएगा, ठीक है। यानी ए बी तो पहले ही दे रखा है, ए बी के बराबर तो दे रखा है ना एफ डी, ए बी हो गया, ठीक है, और ये हो गया, और यहाँ से हम लोग एक भुजा ले लेंगे, यानी साइड हो जाएगा कौन सा, तो 22 का सही आंसर होगा बी सी, और बराबर कौन होगा, ई एफ, बी सी के बराबर कौन हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आगे 23वां बोला है, 23वां क्वेश्चन है कि यदि ए पी बी और सी क्यू डी दो समांतर रेखा है। अब हम लोग को दो समांतर रेखा बना लेना है। बोला ए पी बी, ठीक है, ऊपर वाले को ले लिए ए, पी और बी, और फिर यहाँ पर ले लिए नीचे हम लोग कौन सा, सी, ठीक है, सी क्यू और डी। अब बोला समांतर रेखा, उसके बाद बोला कि दोनों तो कोनों ए पी क्यू यहाँ पर एक कोण बन रहा है, बी पी क्यू, तो बी पी क्यू यहाँ पर एक कोण बन रहा है, फिर सी क्यू पी बोला है, तो सी क्यू पी एक कोण यहाँ बन रहा होगा या इधर बन रहा होगा, और दूसरा बोला पी क्यू डी एक कोण इधर बना है, चारों तरफ कौन बना के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, यानी कि इसके समद्विभाजक जो है वो आपस में क्या बनाते हैं, ठीक है। तो आपस में आप देखिए एक आयत बना रहा है, आपस में एक आयत बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी नंबर। आगे 24वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है। 24वां क्वेश्चन बोला गया है कि डी और ई क्रमशः जो है क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। त्रिभुज पहला हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और सी नाम का त्रिभुज हो जाएगा। अब बोला क्या, डी और ई, ठीक है, डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु में डी है और ए सी के मध्य बिंदु में ई है। ई हो गया, क्रमशः मध्य बिंदु है, तथा ओ भुजा बी सी पर कोई बिंदु है। अब देखिए ओ नाम का कोई है जो बी सी पर एक बिंदु है, अब बोला ओ को ए से मिला दिया गया है, यानी कि यहाँ से इसको मिला दिया गया है, ओ को ए से मिला दिया गया। यदि पी और क्यू क्रमशः ओ बी और ए सी ओ बी पर क्या है, पी है, यहाँ पर पी है आपका, और यहाँ बोला है क्या, ओ सी पे क्यू है, ठीक है। तो बोला मध्य बिंदु डी ई क्यू पी। अब देखिए डी ई क्यू पी कहाँ है, तो यहाँ पर है डी ई क्यू पी, यहाँ पर है, तो यहाँ एक क्या बन रहा है, देखिए डी ई, एक सेकेंड, देखिए बोला डी ई और पी क्यू, ठीक है, डी ई और पी क्यू,
क्या बना यहाँ पे, तो आप देखिए एक आयत बन रहा होगा, अच्छे से देख लीजिए आप, एक आयत बन रहा होगा। यही तो आपको बताना था कि ये क्या बन रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों एक आयत बन रहा है। आगे 25वां क्वेश्चन देखेंगे। बोला समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोनों सी तथा डी का योगफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का बात किया है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का बात किया है, ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज कौन होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एक चित्र बनाते हैं और यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और डी है। अब बोला कौन सी और कौन डी का अनुपात क्या है, या कौन डी का योगफल क्या होगा। तो देखिए आसन कोण का बात है, ठीक है, आसन कोण जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी दो आसन कोण लेंगे, इसका मतलब डी और ए का मान भी क्या होता है, जोड़कर 180 होता है। ए और बी का मान भी कितना होता है, 180। बी और सी का मान भी होता है 180। तो सी और डी का भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वही सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। बोला एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज, इसका परिमाप कितना है, 22 सेंटीमीटर। यदि बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा का माप क्या होगा। समांतर चतुर्भुज पहले हम लोग ये बनाते हैं। ये हो गया मान के चलिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब बड़ा भुजा मान के चलते हैं 6.5 दिया, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका आमने सामने बराबर होता है। तो मान के चलिए अगर सी डी यहाँ पर 6.5 हुआ तो ए बी भी कितना होगा, 6.5 हो जाएगा, ठीक है। ए बी हो जाएगा आपका 6.5। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी भुजाओं का योग। यानी कि यहाँ जितने भी भुजा दे रखा है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी का माप क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। अब आप देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का परिमाप हमको कितना दिया है, 22 दिया है। और इधर क्या करेंगे हम लोग, सब भुजा को जोड़ देंगे। तो जब एक तो 6.5 था, दूसरा भी 6.5 था, और बाकी आपका दो भुजा जो यहाँ पे है, दो भुजा यानी ए बी और सी डी तो आपका 6.55 था। बाकी बच गया था क्या, ए डी, बाकी बच गया था ए डी और बी सी, बराबर कितना था, 22। अब आप इधर देखिए 6.5 और 6.5 कितना होता है, 13 होता है। तो मान के चलिए ए डी प्लस बी सी बराबर क्या आ गया, तो 22, और इधर जो जोड़े हम लोग 6.5 तो ये 13 आ गया। अब यहाँ कितना बचा, 9 बचा। अब देखिए आप जो समांतर चतुर्भुज हम लोग बनाए थे, समांतर चतुर्भुज जो बनाए थे हम लोग ऐसे, तो यहाँ 6.5 था, यहाँ भी 6.5 था, और ई वाला और ई मिलाकर आया 9, ठीक है। तो इसका और इसका भी सामने भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो 9 के सामने जो होगा वो आपका 4.5 में हम लोग बांट सकते हैं। इसका मतलब क्या कि 4.5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, बोला है आकृति बी आकृति में BC वृत्त का व्यास है। अब देखिए यहाँ BC जो है वृत्त का एक व्यास है, BAO, ठीक है, BAO, यानी कि यहाँ जो आपको दिया है BAO जो दे रखा है वो 60 डिग्री। और तो ADC हमको पूछा है, ADC तो कहाँ है ADC, तो ADC पूछा है, डी तो दिया ही हुआ नहीं है। तो मान के चलिए ये पूछा है ना, ये पूछा है ADC का मान यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ADC का मान जो है वो क्या होगा। तो आप पहले एक चीज़ जान लीजिए, इसके लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई वृत्त रहेगा, ठीक है, और इस टाइप का कोई आकृति बना रहे, अगर इस टाइप का कोई आकृति बना रहेगा, तो समझ लिए यहाँ जो मान होगा उसका डबल मान यहाँ होगा। मान के चलिए अगर 60 डिग्री यहाँ बना तो यहाँ पर 120 डिग्री बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर 120 डिग्री पहले यहाँ दे रहा होगा तो उसका आधा होगा, 60 डिग्री वहाँ बनेगा। चलिए अब देखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए वृत्त की सभी त्रिज्या जो होती है ना बराबर होती है। एक बात आपको बता देते हैं, वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती है, अब देखिए यहाँ जो आपका त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ त्रिज्या जो है वो AO है, AO नाम का एक त्रिज्या है, और BO भी क्या है, एक त्रिज्या है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। AO भी त्रिज्या है और BO भी त्रिज्या है। और त्रिज्या जब बराबर होगा, जब त्रिज्या बराबर होगा तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर भुजा के सम्मुख कोण एकदम बराबर होंगे। तो कोण A तो आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो कोण B भी यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि बराबर भुजा मतलब भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ से 60 बन गया A और 60 बन गया B, ठीक है, बन गया। और अब आगे देखते हैं, 60 और 60 तो बन गया। और एक चीज़ क्या है, और जो आपका बनेगा यहाँ पे BC जो दोस्तों एक व्यास है, BC एक व्यास है, और त्रिज्या आपका AO है और BO है, तो कोण A 60 डिग्री बना। और क्या बोलेंगे, तो और हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ से आप देख रहे हो कि कोण A 60 बना और कोण B भी क्या बना, 60 बना। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A जब 60 बना है, कोण B भी 60 बना है, तो कोण O क्या बनेगा, जाहिर सी बात है 180 में से हम लोग 120 घटा देंगे, और 120 घटा देंगे यानी कि कोण O भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक तो मामला क्लियर है। अब आगे देखिए, कोण O जो है 60 डिग्री बना हमारा, ठीक है, 60 डिग्री बना, और यहाँ बन गया आपका 60 डिग्री, 60 60 120
ठीक है। अब 60 बना और 60 बना, ठीक है। तो जब 60 बना, अब यहाँ देखिए आपकी सरल रेखा क्या था, BC था। तो 60 ये बना है, 60 ये बना है, ठीक है, 60 ये बना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा में कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। अब आप जरा देखिए यहाँ के जो इमेज है वो इमेज कैसा लग रहा है, आप देख सकते होंगे ध्यान से, एक इमेज आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है, एक इमेज आपको ऐसा दिख रहा है। और अभी तो आपको बताए थे 120 जब यहाँ बना है दोस्तों, तो यहाँ पर का कोण कितना होगा, यही तो हम लोग को मांगा है। तो जब 120 यहाँ है, ठीक है, अभी तो आपको बताए थे कुछ देर पहले कि ऐसा अगर कोई इमेज दिखता है आपको, तो यहाँ यहाँ जितना कोण होगा उसके डबल यहाँ होगा, यानी डबल अगर यहाँ है तो यहाँ क्या होगा, ऊपर में आधा। तो उसी तरह यहाँ बना, यहाँ डबल 120 है, यहाँ 120 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है C सही जवाब रहेगा। अब आगे बोला है कि यदि दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदुओं A और B से होकर 3 मीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जाता है, यानी कि एक वृत्त है, और यहाँ से त्रिज्या जो है कितना होगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। अब बोला दो बिंदुओं से A और B होकर, तो A B और B होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जाता है, और AB बराबर 6 सेंटीमीटर बोला, यानी A और B यहाँ बोला, और इसका त्रिज्या 3 है, इसका मतलब इसका व्यास कितना होगा, 6 होगा। यानी 3 इधर भी जोड़ेंगे तो इससे एक वृत्त खिंचाएगा, इससे एक वृत्त बिल्कुल खिंचा जाएगा 6 से, यानी कि सत्य बोलेंगे इसको। अब आगे 29वां क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC, इसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण A 60 डिग्री की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर कितना हो। यदि BC और AC का अंतर 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा तब ऐसा रचना नहीं हो पाएगा। आगे 30वां क्वेश्चन है, हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो हीरोन का सूत्र जो होता है वो होता है √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और S जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। हीरोन के सूत्र में S जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है √S, S माइनस A, यानी पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। ऑप्शन नंबर C। 21वां नंबर बोला एक त्रिभुज की भुजाएं 41 मीटर, 40 मीटर और 9 मीटर है, तो इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये हीरोन के सूत्र से निकल जाएगा, लेकिन हम लोग को सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को अर्ध परिमाप चाहिए, यानी कि S चाहिए। तो S बराबर क्या होता है, सभी भुजा का योग, यानी A प्लस B प्लस C बट्टे 2, तो 41 और प्लस का 40 और प्लस का 9 कितना आ जाएगा, और बट्टे 2 लगा देंगे, तो 40 और 40 80 और 1 81 और 9 90 हो जाएगा, तो 90 बट्टे 2 यानी कि 45। S का मान कितना आ गया, 45 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, S लगाएंगे, S माइनस A लगाएंगे, S माइनस B लगाएंगे, और S माइनस यहाँ पर C लगा देंगे, ठीक है, S माइनस C लगा देंगे। अब जो मान है उसको बैठाएंगे, 45 आ गया, यहाँ 45 माइनस पहला भुजा जो है 41 है, दूसरा भुजा यहाँ पर 45 माइनस B में कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और तीसरा भुजा जो है 45 और माइनस का 9 लगा देंगे। अब कैसे इला बनेगा, तो देखिए √45 है, 45 हो जाएगा यहाँ पे, 45 में 41 गया 4 बचा, फिर 45 में से 40 गया 5 बचा, और 45 में से 9 गया, यानी कि 36 बचा, ठीक है। इसी को आगे हम लोग अगला साइड में देखते हैं। तो क्या था यहाँ पे, यहाँ था आपका 45 और गुना पर 4 था, फिर गुना 5 था, और पुनः फिर 36 था। अब इसको तोड़ेंगे, ठीक है, 45 को जो अभी सब रूट में टूटेगा, 45 को तोड़ेंगे 3 तिया 9 और 9 पचे 45, फिर 4 को तोड़ेंगे हम लोग 2 गुना 2 में, उसके बाद 5 को तो 5 ही रहने देंगे, आगे 36 को तोड़ेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 7। अब जोड़ा लगाएंगे, देखिए 3 और 3 का जोड़ा लग गया, एक 5 यहाँ और एक 5 यहाँ, इसका भी जोड़ा लग गया, 2 और 2 का जोड़ा लगा, यहाँ 2 और 2 का जोड़ा लगा, 3 और 3 का जोड़ा लगा, यानी कि सबका जोड़ा लग चुका है, ठीक है, सबका जोड़ा लग चुका है। अब देखिए 3 का जोड़ा लगा था, एक ठो 3 का जोड़ा लगा था, 2 का भी जोड़ा लग गया था, 5 का भी लग गया था, उसके बाद फिर एक 2 का लगा था, और फिर एक 3 का लगा था, यानी कि 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 तिया 180, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल कितना, 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर। आगे बोला गया है 32वां नंबर, एक घनाभ जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का LBH दे रखा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस में चौड़ाई गुना ऊंचाई, और फिर प्लस में ऊंचाई गुना लंबाई, यानी कि 2LB प्लस BH प्लस LH, 2LB प्लस BH प्लस LH, यानी 32 का ऑप्शन नंबर C। 33वां क्वेश्चन बोला गया, एक गोला जिसकी त्रिज्या r है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोला का त्रिज्या दिया है r, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर जो है
वो सी नंबर हो जाएगा। एक बात बता देते हैं आपको, जितना भी फॉर्मूला है उसको आपको अच्छे से कर लेना हो, क्योंकि फॉर्मूला से कई बार सवाल बहुत सारा बन जाता है, एक गुच्छा में सवाल बन सकता है फॉर्मूला से। और यहाँ बना भी है, देखिए 34वां नंबर क्या कहा जा रहा है, एक बेलन की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है। एक बेलन है हम लोग पास, ठीक है, एक बेलन है और क्या बोला गया, उसका त्रिज्या r है, यहाँ पे r है और ऊंचाई h है। तो बोला आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला गया 35वां, बोला गया एक गोलाकार, ठीक है, एक अर्ध गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक अर्ध गोलाकार गुब्बारा, ठीक, अर्ध गोलाकार गुब्बारा है, तो हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो अर्ध गोलाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। यहाँ 2 को r दिया त्रिज्या, तो r1 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ कर देंगे 3 पाई r2 का स्क्वायर कर देंगे। तो r1 का स्क्वायर कितना, r1 लगाएंगे 6 और r2 है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 होगा, 12 12 144 होगा। इसको काटेंगे हम लोग, इसको काटेंगे तो देखिए 36/144 दे रखा है ना, 36/144 दे रखा है। इसको काट दे किससे, इसको काटते हैं 12 से, ठीक है, 12 से काट दे तो हो जाएगा 12 तिया 36 और 12 12 144 और फिर होगा 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी कि 1 अनुपात यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 अनुपात 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह के हिसाब से बारंबारता क्या है। अब देखिए मिलान चिन्ह बहुत आसान होता है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 बोला, यानी कि 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 37वां क्वेश्चन है, परिसर निकालने बोला 0 5, 9 3 12 15 6 7 8 का परिसर। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो परिसर निकालते हैं उच्च सीमा और माइनस का होता है आपका निम्न सीमा, निम्न सीमा जो भी होता है निम्न, ठीक है। उच्च यहाँ पर कितना है, तो उच्च जो है यहाँ पे उच्च आपका 15 है, ठीक है, 15 है और यहाँ पे 0 है सबसे छोटा, तो क्या हो जाएगा इसका, तो 15 ही आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 37 का जो है ऑप्शन नंबर जो है 37 का वो बी हो जाएगा। आगे बोला वर्ग अंतराल, 38वां नंबर पर बोला वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 30/2 यानी कि कुल मिलाकर 15 आंसर आ जाएगा, 15, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बोला 39वां नंबर, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना जो भी होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है, क्योंकि निश्चित घटना है ही नहीं। फिर 40वां है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता जो है 1 होती है, 1 होती है निश्चित घटना की प्रायिकता। तो ये था 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल का डिस्कशन, जिसको पूरे डिटेल में सॉल्यूशन दिए हैं बच्चों हम सभी ने। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा और इसी प्रकार से पूरे डिटेल सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कम से कम 8 से 10 अभी इंपॉर्टेंट वीडियो और आएगा मैथ का, तो आप लोग का मैथ जो है बहुत ही अच्छा हो जाना चाहिए और 40 तो कम से कम आना ही चाहिए बच्चों, 40 में से कोई प्रॉब्लम होगा 38 37 तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार और इतने बेहतरीन सॉल्यूशन आपको कराऊंगा कि आपको आराम से कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।